हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 28 की शुरुआत में शिनग्यू की मॉम तो येन को लेकर जाने के लिए किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए चली जाती हैं। अब जेन शिनग्यू से कहती है कि तुम यहाँ पर आ गई हो इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर जेन जाने लगती है तो शिनग्यू कहती है कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैंने गाओजुन को मेरे नेबरहुड में एक बच्ची को ड्रॉप करते हुए देखा है और गाओजुन उस बच्ची की आंट से काफी क्लोज दिखाई देता है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ और फिर से अपनी मासूमियत का किसी और आदमी को फायदा नहीं उठाने देना। जेन शिनग्यू को थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब येन को होश आ जाता है। ये येन को मारते हुए कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे कैसी जिंदगी देने का वादा किया था। तो येन कहता है कि मुझे माफ कर दो और अपने आप को मारते हुए कहने लगता है कि मैं अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाया, मैं बहुत ही यूजलेस हूँ, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। शिनग्यू उसको कहती है कि तुम अपने आप को मारना बंद करो और ये येन को हक कर लेती है और ये दोनों ही रो रहे होते हैं। अब जेन वापस घर जाते हुए शिनग्यू की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रही होती है। इतने में ही गाओजुन यहाँ पर आ जाता है। जेन गाओजुन की गाड़ी को देखकर इसमें बैठ जाती है। गाओजुन जब जेन को परेशान देखता है तो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो जेन कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। गाओजुन कहता है कि क्यों ना हम लोग कहीं पर जाकर डिनर कर लें। तो जेन कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। गाओजुन कहते हैं कि ठीक है। अब गाओजुन जेन को यहाँ से लेकर चला जाता है, जबकि जियू जेन के घर पर वो चाबी रखने के लिए आया होता है जो शाओची गाओजुन के लिए ले आया था। अब जियू चाबी शू कैबिनेट के नीचे रखकर दरवाजे को लॉक करने लगता है तो इससे लॉक नहीं लग रहा होता और गाओजुन और जेन भी लिफ्ट में होते हैं, लेकिन अब जियू से फाइनली लॉक लग ही जाता है। जैसे ही ये दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं तो जियू स्टेयर्स वाले रास्ते से फौरन भाग जाता है और जेन भी किसी को यहाँ से जाते हुए देख लेती है। जेन इस बात को इग्नोर कर देती है और गाओजुन से पूछती है कि क्या तुमने लॉक मास्टर से पूछा था कि उसने मुझे कितनी कीज दी थी। गाओजुन कहता है कि अगर उसने तुम्हें 6 चाबियां दी थी तो तुम्हारे पास 6 चाबियां ही होनी चाहिए, क्योंकि वो भला तुम्हारे घर की चाबी क्यों रखेगा। घर के अंदर आने के बाद जेन गाओजुन को सारी चाबियां दिखाते हुए कहती है कि ये सिर्फ 5 हैं। गाओजुन इन चाबियों को पकड़ते हुए याद करता है कि उस दिन मैंने ये चाबियां शू कैबिनेट पर रखी थी। अब गाओजुन भी शू कैबिनेट की चीजों में इस गुमी हुई चाबी को ढूंढने लगता है। जेन कहती है कि मैंने यहाँ पर चेक किया था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। गाओजुन अब शू कैबिनेट को साइड में करके देखता है और जेन से कहता है कि तुम खुद ही आकर देख लो। जेन देखती है तो यहाँ पर चाबी मौजूद होती है और इसको देखते हुए जेन को याद आता है कि जब इसने सुबह कैबिनेट को साइड पर करके देखा था तो यहाँ पर कोई चाबी नहीं थी। अब मिस्टर चू मिस्टर फांग को कह रहे होते हैं कि सुवेन से तो हमने छुटकारा हासिल कर लिया है और एनी भी अब स्टेबल हो गया है, अब सिर्फ हमें खतरा यूनिंग से ही है। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम जल्दी से यूनिंग से भी छुटकारा हासिल करो। मिस्टर चू कहते हैं कि वो छुपा हुआ है और उसको लोकेट करना बहुत ही मुश्किल है। मिस्टर फांग कहते हैं कि उसको बाहर निकालने का कोई रास्ता तलाश करो। अब गाओजुन ने ये चाबी निकाल कर शू कैबिनेट पर रख दी होती है। जेन से कह रहा होता है कि हो सकता है कि उस दिन मैंने जल्दी में चाबियां रखी हो तो ये यहाँ पर गिर गई हो। अब जेन को शिनग्यू की कही हुई बातें भी याद आ रही होती हैं और ये कि जब पहली दफा जियू इसके घर से भागा था तो गाओजुन ने इसको पुलिस को कॉल करने से मना किया था। जेन अब इन्हीं सब बातों को सोच रही होती है। गाओजुन जेन को बुला रहा होता है लेकिन जेन तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही होती। गाओजुन इसको हिलाने लगता है तो जेन के हाथ से ये चाबियां नीचे गिर जाती हैं। गाओजुन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है तो जेन कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। गाओजुन जेन से कहता है कि फिर तुम्हें बैठ जाना चाहिए। अब मिस्टर फांग वापस आ रहे होते हैं। मिस्टर चू मिस्टर फांग से पूछते हैं कि मैं यूनिंग को बाहर कैसे निकालूं। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम्ही ने तो कहा था कि यूनिंग अपनी वाइफ की बहुत केयर करता है। ये कहकर मिस्टर फांग चले जाते हैं। मिस्टर चू के भी दिमाग में कोई आइडिया आ गया होता है। जेन सोफे पर लेट गई होती है। गाओजुन से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा होता है। जेन कहती है कि मैं ठीक हूँ, रेस्टोरेंट में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, हो सकता है मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया हो। ये गाओजुन से कहती है कि तुम मुझे किचन से शुगर ला दो। गाओजुन जब किचन में शुगर लेने के लिए जाता है तो इसको जियो की कॉल आ रही होती है, लेकिन गाओजुन जियो की कॉल कट कर देता है। गाओजुन जेन के पास शुगर ले आता है और जेन भी शुगर खा लेती है। गाओजुन जेन से कहता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो और मैं तुम्हें कल हॉस्पिटल प्रॉपर चेकअप के लिए ले जाऊंगा। जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ तो मेरा प्रॉपर चेकअप ही हुआ था। गाओजुन जेन से कहता है कि तुम सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रही हो। जेन अब शुगर
गाओजन को खिलाने लगती है। गाओजन से कहता है कि मैं ये नहीं खाना चाहता, लेकिन जेन काफी इंसिस्ट कर रही होती है तो गाओजन ये शुगर खा लेता है। जेन गाओजन से कहती है कि तुम मुझे फिर से बताओ कि जब तुमने मुझे पहली दफा देखा था तो तुमने क्या फील किया था। गाओजन कहता है कि अब मैं नहीं बताना चाहता, मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ। जेन गाओजन का हाथ पकड़ के कहती है कि मुझे सुनकर अच्छा लगेगा। गाओजन जेन का हाथ पकड़कर वही बातें दोहराने लगता है जो इसने जेन को स्कूल में बताई होती हैं। अब गाओजन जेन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करता हूँ। गाओजन किचन में आ जाता है और जेन यहीं से गाओजन को काम करता हुआ देख रही होती है। गाओजन जेन को देखकर मुस्कुराने लगता है तो जेन भी गाओजन को देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन ये यहाँ पर कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। गाओजन जेन से कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। तो जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। गाओजन जेन को गुड बाय कहता है और ये यहाँ से चला जाता है। गाओजन के जाते ही जेन स्टडी में आकर इंटरनेट पर उस लॉ फर्म के बारे में सर्च करने लगती है जिसमें गाओजन काम करता है। गाओजन जियो के साथ जा रहा होता है तो ये जियो से पूछता है कि तुम मेरे और एन रेयन के रिलेशनशिप के बारे में क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि एन रेयन ने अपने हस्बैंड को मेरी वजह से मारा है? मुझे एक ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए। जियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और एन रेयन के दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा इस सिनेरियो को देखेगा तो वो यही समझेगा। अगली सुबह जेन बीलिंग आ जाती है। जेन इस लॉ फर्म में आ जाती है जिसके बारे में जेन को गाओजन ने बताया होता है। अब जेन असली गाओजन से मिलने के लिए आ जाती है। गाओजन जब यहाँ पर जेन को देखता है तो ये बहुत सरप्राइज हो जाता है। ये तो जेन को देखकर एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है और ये जेन से कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? मैं गाओजन हूँ। जेन तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। गाओजन कहता है कि हाँ, मैंने थोड़ा सा वेट लूज कर लिया है। गाओजन इसको बैठने के लिए कह रहा होता है। जेन इससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हो और अपना लॉयर लाइसेंस भी? ये कहता है कि हाँ जरूर। ये जेन को अपना लॉयर लाइसेंस और अपना आईडी कार्ड दिखा देता है। जेन इन दोनों चीजों को देखते हुए बहुत गौर से इसको देख रही होती है। गाओजन कहने लगता है कि मैंने वेन से तुम्हारे केस के बारे में सुना था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, बस कर्जे वाले केसेस में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब इस लॉयर लाइसेंस और आईडी कार्ड को देखते हुए जेन को गाओजन की सभी यादें याद आ रही होती हैं। जेन इससे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने केस की वजह से नहीं आई। ये पूछता है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जेन कहती है कि मेरी मुलाकात एक लॉयर से हुई है जिसका नाम भी गाओजन है और उसका कहना है कि वो यूनिंग का हाई स्कूल का क्लासमेट है और वो केस के लिए मेरी मदद भी कर रहा है। अब गाओजन मार्केट में शॉपिंग के लिए आया होता है तो ये जेन को कॉल करता है। जेन को गाओजन की कॉल आ रही होती लेकिन ये कॉल नहीं उठाती। ये जेन से कहने लगता है कि तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है उसके बाद मुझे लगता है कि अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसने किसी मकसद के तहत ही तुम्हें अप्रोच किया है। जेन कहती है कि अगर मैं पुलिस को कॉल करूं तो क्या मैं ये जान पाऊंगी कि वो असल में कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये कहने लगता है कि अगर तुम इस सब में पुलिस को इन्वॉल्व करोगी तो तुम्हें उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में तो मालूम हो सकता है, लेकिन वो पुलिस से ये कहेगा कि तुम्हें उसे पहचानने में गलत फहमी हुई है और उसने तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, तो जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो खत्म हो जाएगी। जेन कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उसने मुझे अप्रोच क्यों किया है। असली गाओजन कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। जेन कहती है कि तुम मेरे लिए युदाओ नामी एक शख्स को ढूंढो। अब गाओजन जेन को छोड़ने के लिए आता है। ये जेन से कहता है कि तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना और अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। जेन इसको थैंक्स बोलती है और ये इसे गुड बाय कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब इंस्पेक्शन टीम में सुवेन की जगह जांग काम कर रही होती है। सोंगरोंग इसके पास आकर फोन को देखते हुए कह रहा होता है कि ये फोन सेल्फीज के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही जांग को वो टाइम याद आता है जब ये सुवेन से कह रही होती है कि मैं आपके लिए एक नया मोबाइल फोन ऑर्डर कर देती हूँ। अब ये जांग को इस बात पर ब्लैकमेल कर रहा होता है। जांग भी डॉक्यूमेंट्स सोंगरोंग को देते हुए कहती है कि वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इंस्पेक्शन के दौरान मिली, मैं चाहती हूँ कि आप इनको एक दफा देख लें। ये डॉक्यूमेंट्स देखकर सोंगरोंग बहुत खुश होता है और इससे कहता है कि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का बहुत पोटेंशियल है। अब जेन बीलिंग से वापस आ रही होती है लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है यहाँ पर और कार ड्राइव करते हुए जेन को गाओजन की ये बात याद आ रही होती है कि मैं और यूनिंग काफी क्लोज क्लासमेट्स थे तो तुम्हें मेरी मदद करने पर शक नहीं होना चाहिए। इसी मोमेंट पर एपिसोड 28 खत्म हो जाती है।